बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पुकार पाकिस्तानियों की और सैलाब से मुतासर इलाकों में लोगों की मुश्किलात, दुख, कर्ब और तकालीफ के ऊपर हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर उन तमाम लोगों को जिन तक अब तक इमदाद नहीं पहुंच सकी है या जो अब तक तकालीफ और परेशानी में मुब्तला है, जिन इलाकों में अब तक पानी खड़ा है, जहाँ पे सैलाब का पानी या सैलाब उतर तो गया लेकिन उनकी परेशानियों में इजाफा होता चला गया और उसमें अब तक वो कमी नहीं आ सकी है जो बज़ाहिर आनी चाहिए थी। मजमूई तौर के ऊपर लोगों में परेशानी इस बात की है कि उनके पास सर छुपाने को घर नहीं है, परेशानी इस बात की है कि खाने पीने को उस वाफिर मकदार में खुराक नहीं है, और एक सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त आने वाला है, जो अब से कुछ ही दिन बाद बल्कि कुछ इलाकों के अंदर तो जो शाम और रात वो ठंडी भी होना शुरू हो गई है और आने वाले दिनों के अंदर ये सर्द मौसम पूरी तरीके से तब्दील हो जाएगा, गर्मियाँ चली जाएंगी। इस सर्द मौसम में सैलाब से मुतासर इलाकों में और वो मुतासरीन जिनके सर पर छत नहीं है वो क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर जो मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे उनमें नामवर गुलकारा हैं, समाजी शख्सियत हैं। हदीका कियानी साहिबा, बहुत ज़्यादा इनका काम है फ्लड हिट एरियाज़ के अंदर, आज वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका हदीका, आप मेरे साथ हैं। और इसी के साथ साथ अली रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर, सर्व द पीपल फाउंडेशन सैलाब में उन्होंने भी काम किया है, इनसे भी इस पर बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब। इससे पहले कि मेहमानों की तरफ हम जाएँ, हम बात करेंगे वबाई अमराज के हवाले से। बहुत सारे वबाई अमराज फूट रहे हैं और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है। ऐसी कुछ कहानियाँ सईदाबाद मटियारी सिंध के हवाले से, और ये हम बार बार बताते रहे कि सिंध में सैलाब की तबाहकारी बहुत ज़्यादा है। एक मुतासरा शख्स इसी हवाले से बहुत ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला है, उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। में मुब्तला हो गया हूँ। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाता हूँ तो कई घंटों तक इंतजार के बाद बगैर टेस्ट किए हाथ में दवाई थमा देते हैं। इलाज के लिए दर बदर होना पड़ता है। निजी अस्पताल में इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मुखय्यर हजरात और हुकूमत से अपील करता हूँ कि खुदारा मेरा इलाज किया जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करें। असां जो इलाज कयो वञे, बीमार आहियूं, खटदे पिया आहियूं। सहनुम मायूस है, ये अपना इलाज करवाने की सकत नहीं रखता। सड़क किनारे बेयारो मददगार बैठे सहनु को खुराक दस्तयाब है, ना ही साफ पानी। इसे इंतजार है तो किसी मसीहा का। मटियारी सईदाबाद में सिर्फ ये एक मुतासरा शख्स की कहानी नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें गुज़िश्ता 24 घंटे की तो वबाई अमराज के जो केसेस हैं उनमें काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। वबाई अमराज के 65,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में वबाई अमराज के 51,000 नए केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान में 5,000, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 3,000 केसेस मजमूई तौर के ऊपर रिपोर्ट हुए हैं। मुख्तलिफ बीमारियों में बच्चे, बूढ़े, बड़े, ये सारे के सारे मुब्तला हैं। ये रोज़ाना के बुनियाद के ऊपर आदाद व शुमार हैं जो हम आपसे शेयर भी करते हैं और हम आपको बताते भी हैं। और बताने का मकसद ये है कि ये सिर्फ एक मुतासरा शख्स की वो कहानी नहीं है, दुख और तकलीफ़ नहीं है जो हम आपको दिखा रहे हैं, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि उससे जुड़े लाखों हज़ारों लोगों की ये दुख और तकलीफ़ है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, छोटे बड़े सब इसके अंदर शामिल हैं। अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे हम और बात करेंगे हदीका कियानी आपसे। ये मुझे बताइएगा कि आपने ये मुतासरा शख्स की कहानी तो देखी है, आप सैलाब से मुतासरा इलाकों के अंदर गई भी हैं, वहाँ पे बहुत सारा काम भी किया है। वसीला राह के नाम से आप सैलाब से मुतासरा इलाकों में काम भी कर रही हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये तबाही आपने कितनी बड़ी तबाही आपको नज़र आई और कितना बड़ा चैलेंज है इस तबाही से निपटना? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं समझती हूँ कि हमारी हिस्ट्री की जितनी हमारा माजी में जितने भी हमारा एक हिस्ट्री देख लें तो उसमें से ये सबसे बड़ी नेशनल कैटास्ट्रफी है जिससे हम गुजरे हैं, और जिसमें इतनी मैग्नीट्यूड के ऊपर और इतनी ग्रेविटी के ऊपर हमने तो अपनी लाइफ के अंदर इतनी बड़ा जो है ना वो कभी भी नहीं देखा। हादसाती जो सारा सिलसिला है, इसमें हमारा फाइनेंसेस भी क्रंच में आ गए हैं, हमारी इकोनॉमिक साइड, हमारी सोशल एवरीथिंग। आप समझें कि हमारे जो लोगों के मवेशी बह गए, लोगों की जानें चली गई, लोगों के घर बह गए,
لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں, لوگوں کے پیارے ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گئے, اور جو کہ ہم لوگوں نے بھی مناظر دیکھے جو کہ دل دہلا دینے والے مناظر تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگ اس ٹائم کیچڑ کے اندر مکھیوں میں مچھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ننگے پاؤں, ننگی بچے جو ہیں ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں. میں نے جس حد تک ہو سکا, دیکھیں ہر ایک انسان اپنا چھوٹا چھوٹا حصہ ڈال سکتا ہے لائف کے اندر. یہ اتنا بڑا میگنیٹیوڈ کا یہ حادثہ ہے, اور یہ اتنا بڑا میگنیٹیوڈ ہے, اس کو حادثہ بھی نہیں کہیں گے, اس کو ایک پروسیس آف سیریز آف آپ کہیں گے کہ ڈیزاسٹر, یعنی کہ نان سٹاپ رین, نان سٹاپ ڈیزاسٹر, نان سٹاپ یہ اسپریڈ آف ڈیزیز ہے کہ وہاں پہ ملیریا پھیل رہا ہے, وہاں پہ آنکھوں کی انفیکشن پھیل رہی ہے, وہاں پہ بچوں کے اسکن کی ایشوز آ رہے ہیں, پتوں سے بھرے ہوئے ہیں بچے اس ٹائم. جو میں بلوچستان میں گئی ہوں, انٹیریئر بلوچستان میں تمبو ایک جگہ ہے جو کہ ڈسٹرکٹ نصیر آباد میں ہے, جو کہ ڈیرہ مراد جمالی سے بھی بہت آگے کی جگہ ہے. وہ آرمی نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کر کے دی کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آئی ایم شیور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو کمپلیٹلی ڈوب چکی ہیں, لیکن چونکہ میں نے اپنے لحاظ سے اپنی لمٹس کو دیکھتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایک ایسی جگہ بتائیں کہ جس کو میں اڈاپٹ کروں اور جہاں پہ میں آگے لانگ ٹرم بیسس کے اوپر ریکنسٹرکشن کرواؤں, جس میں ریسکیو اور ریہیبلیٹیشن بھی کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان دو پروسیس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخوبی آپ لوگوں کی مدد سے, لوگوں کی مدد سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں وہاں پہ ریلیف سٹاف اور ریسکیو سٹاف میں نے بہت سارا پہنچایا. اور اب جو ہے 200 گھر ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں, اور آرمی کی فیسیلیٹیشن سے میں لوگوں سے بھی اپیل کروں گی کہ اس میں جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ اس میں ضرور دیکھیں, کیونکہ لوگوں کے پاس چھت ہوگی تو وہ اپنی زندگی کو چلا سکیں گے. اور حدیقہ, آپ جس وسیلہ راہ کے نام سے یہ متاثرین کی مدد کر رہی ہیں, ہماری اسکرین کے اوپر آپ کی وہ ڈیٹیلز بھی ہیں جو حدیقہ کیانی جس طریقے سے ان کی مدد کر رہی ہیں, تو یقینی طور کے اوپر یہ بغیر فائنانس کے, بغیر پیسوں کے یہ ممکن نہیں ہے. اور اس جیسے اگر حدیقہ کیانی کا یہ عمل ہے, اپنے انفرادی طور کے اوپر یہ تگ و دو کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں, تو یقیناً ان کا اس کار خیر کے اندر سب کو بڑھ چڑھ کر اس میں ساتھ بھی دینا چاہیے. میں آپ کی طرف آؤں گا حدیقہ دوبارہ سے. میں علی رضا صاحب کو اپنی گفتگو میں شامل کرتا ہوں, سرو دی پیپل فاؤنڈیشن کو یہ تعلق رکھتے ہیں. علی رضا صاحب, آپ کے لیے کیا چیلنجز رہے اور کن کن علاقوں میں آپ زیادہ ہو کر آئے؟ بیفور آئی اسٹارٹ مائی کنورزیشن فلڈ افیکٹڈ, میں پہلے آپ کی ٹیم کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. جو سب سے میجر چیز ہے, ہمیں ابھی تک جو فلڈ افیکٹڈ ایریا کا بتایا جا رہا تھا اسے سوشل میڈیا کے تھرو پتہ چل رہا تھا, بٹ آپ لوگوں نے ایک پراپر پروگرام اسٹارٹ کیا, سی ڈیٹ کہ آپ لوگوں نے 14-15 ڈیز اگو اس کو اسٹارٹ کیا, تو بالکل بہت اپریشیٹ چیز ہے. اب اس میں ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں لوگ, بہت سی چیزیں. تو فرسٹ آف آل میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کروں گا, ٹھیک ہے. سیکنڈ, بیفور آئی ٹاک آن فلڈ افیکٹڈ ایریا, تھوڑا سا میں اپنے این جی او کے بارے میں ایک شارٹ بریف دینا چاہوں گا لوگوں کو. سرو دی پیپل فاؤنڈیشن ایک 7 دوستوں کی کنورزیشن تھی جو 3 سال پہلے بنی, جو اس وقت ان لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا یہ کہاں جائے گی, اور آج اس میں سینکڑوں ممبرس ہیں, اور ہم لوگوں نے 2 کروڑ روپے سے زیادہ لوگوں کو سرو کیا. ناؤ کم ٹو دا فلڈ افیکٹڈ ایریا. ہم لوگوں نے جو فلڈ افیکٹڈ ایریا میں جہاں گئے, ہم لوگوں نے فاضل پور, رجان اور کچے کا علاقہ, یہ بالکل پنجاب کا اینڈ ہے آپ کا, ٹھیک ہے. یہاں ہمیں پہلے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اتنا زیادہ ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے, اتنا لوگ ہے, کیونکہ میڈیا پہ ہمیں ایسے لگ رہا تھا. اور انفارچونیٹلی ہم لوگ کیا چاہتے ہیں بھلا, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے شوز بھی نہ خراب ہوں, اس پہ مسٹرڈ بھی نہ آئے, اور تصویریں بھی اچھی بن جائیں, سوشل میڈیا میں بتا سکیں. یہ ممکن ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو آپ کو بہت چیزیں کرنی پڑیں. اور ہم لوگ جب وہاں گئے, ہم لوگوں نے 500+ فیملیز کے لیے ان کے لیے راشن لے کے گئے, ہم لوگوں نے ان کے لیے کپڑے وغیرہ لے کے گئے, ہم لوگوں نے میڈیکل کیمپ لگایا, ہم لوگوں نے ان کے لیے ٹینٹ لے کے گئے. شیلٹر بنانے کا کام کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے؟ ہم کر رہے ہیں. مکان چونکہ چھت جس کے سر سے چھن جائے, بٹ آئی وانٹ ٹو, خیمے میں وہ کمفرٹ نہیں ہے جو اس کے چھوٹے سے گھر کے اندر. خیمہ ایک ٹیمپریری ہے. آپ کو دیکھیں پاکستان میں ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر سردی جلدی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. بٹ بیفور آئی گو فار دیٹ, میں چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی ہم نے وہاں سرو کیا, ہم چاہتے ہیں ہم لوگوں کو بتائیں, ڈونرس کو بتائیں کہ آپ کا پیسہ کیسے سرو ہوا. تو ہم لوگوں نے وہاں فاضل پور, رجان, وہاں تک پہنچے. کین یو امیجن کہ جب آپ وہاں روڈ پاس پہ چڑھتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں لوگوں نے آنا ہے, لوگ آپ کو روڈ ٹریک پہ ہی پکڑ لیتے ہیں. جی ہاں.
आपको घेर तो आप लेते इसका हैं। मतलब अभी तक सिंध की तरफ आपने अप्रोच किया? अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान है, ठीक That है, is towards Sindh. towards Sindh, ठीक है, बलूचिस्तान, ठीक है, जो कोई सलमान की बाउंड्री है, ठीक है। और आप बिलीव करें कि हम लोगों को पता चला कि अगर 1% वहाँ एक स्पेसिफिक एरिया में, और हम लोग इतने शौक हुए कि हम लोग अभी तक जो देख रहे थे कि इतनी NGOs काम कर रही थी, ठीक है। तो जब मैं फाजलपुर रुझान में गया तो ऐसी फैमिलीज थी जिनको थ्रू बोट, अगर मैंने डाटा शेयर किया आपकी टीम अगर शेयर कर रहे हैं, थ्रू बोट मेरी टीम एक सिंगल फैमिली के लिए भी गए, बिकॉज वी आर हेयर फॉर क्वालिटी नॉट फॉर क्वांटिटी। मैं लोगों को ये बताने नहीं, मैं कोई प्रॉफिट कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूँ कि मैंने 100 लोगों को दे दिया। मैंने उस एक पर्सन के लिए भी मैंने अपनी पूरी टीम को एंगेज किया, चाहे वो 15 किलोमीटर या 20 किलो, हम वहाँ गए, उन लोगों तक पहुँचाया, और 2-3 दिन हम लोग उस पूरी टीम में रहे, लोगों ने हमें बहुत एंगेज किया। राइट, और ये वो चीज़ें जो कि एफर्ट्स की जा सकती हैं, जिसके ऊपर आज हम बैठ के बात भी कर रहे हैं, और कोशिश ये करेंगे कि इसी तरीके से कि आपकी हदीका अगर इस तरीके से हमारे वो इफेक्टिव्स उन तक भी अगर कुछ अप्रोच हो सकती है, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और अब बात करेंगे ज़रा झलमक्सी की, जहाँ पे मोहल्ला हुसैनी गंदावा का एक रहायशी है जो कि मुश्किलात का शिकार है। बलूचिस्तान के अंदर भी अगर बात करें हम तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई, जैसे अब से पहले ब्रेक पर जाने से पहले हदीका कियानी भी ये बता रही थी, और इससे हमने ख़ुद भी देखा है कि कितनी बड़ी तबाही हुई है। लोग मुश्किलात में गिरे हैं, लोग खाने पीने के लिए मजबूर हैं, यानी कि वो मांग कर खाने पर मजबूर हो गए। उनका जो भी सरमाया था, घर पे जो उनके सर पे छत थी वो ख़त्म हो गई, उनके माल मवेशी बह गए। अब जब खाने को या कोई ज़राए आमदनी नहीं है, कोई खाने पीने का कोई और ज़रिया नहीं है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मजबूर हो गए हैं मांग कर खाने के लिए, भीख मांगने के लिए, हाथ फैलाने के लिए। ये वो खुददार लोग थे जो कभी दिया करते थे, लेकिन इस सैलाब की वजह से जो तबाहकारी आई उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को भी मांगने पर मजबूर कर दिया। मेहनत मजदूरी करने के काबिल नहीं रहा। जब मेरा बेटा जिंदा था हम जिंदगी खुशहाल तरीके से गुजार रहे थे। वो बहुत ही मेहनती था, मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। अब तो मुझ में ताकत ही नहीं रही कि काम कर सकूं और अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। मजदूरी करने के अलावा मेरा और कोई जरिया मौश नहीं है और मजदूरी भी नहीं मिल रही। सब कुछ गरीब आदमी पाठा में शहर की खबर है। तालिब हुसैन की बेटी हाकिम माई भी परेशान है। असां टेंट में वेठा हूं, मांजो मुड़स भी मरी हो, कमकार वारो कोई। शोहर, माँ और भाई की जुदाई के बाद हम बेसहारा हो गए हैं। कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पड़ोस से मांग कर गुजारा कर रहे हैं। मेरे 2 छोटे भाई और 1 छोटी बहन हमारी गुर्बत की वजह से तालीम से भी महरूम हैं। हालिया बेरहम तूफानी बारिश से घर भी तबाह हो गया है। तो भी गिरी पयो, असां टेंट में वेठा हूं। अपने घर के मलबे को देखते तालिब हुसैन में अब दोबारा अपना मकान बनाने की सकत नहीं। इन्हें फिक्र है अपने बच्चों के फाकों की। इनकी ख्वाहिश बस इतनी है कि इनके बच्चों का पेट भरने का इंतजाम हो जाए। बहुत दुख और कर्ब की ये दास्तानें हैं, लेकिन हकीकत पर मबनी है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि आप बीतियाँ हैं जो सैलाब की वजह से लोग हाथ फैलाने पर मजबूर हैं। मकान तबाह है और एक तालिब हुसैन की कहानी नहीं है। मुल्क भर की अगर बात की जाए तो 20,49,000 मकानात तबाह और बर्बाद हो गए हैं। 12,25,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा है। 8,24,000 से ज़ायद मकान मुकम्मल तबाह हुए हैं, और सिंध की बात करें तो 18,16,000 मकान ज़मीन बोझ हुए हैं, और मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनके अंदर भी यही आदाद शुमार है। हदीका ये बताइएगा कि आप बलूचिस्तान में हैं, बलूचिस्तान में काम किया, बाकी जगहों पर भी काम कर रही हैं। आपने ये तालिब हुसैन, ये शख्स जो तालिब है झलमक्सी बलूचिस्तान का, इसकी भी रुदात सुनी है। क्या कोई आपके पास आपकी एक्सेस वहाँ तक कोई ऐसी चीज़ कि आपके ज़रिए इस तालिब की मदद हो सके? अगर आप मेरे साथ इनका एड्रेस शेयर करेंगे तो मैं ज़रूर देखूंगी। फ़िलहाल तो ये है कि बलूचिस्तान
کے علاوہ میں نے ساؤتھ پنجاب میں بھی گئی ہوں خود سے, اور ٹی جی خان سے آگے ایک جگہ ہے تونسا شریف سے بھی آگے ایک جگہ ہے ببی کے نام سے, وہاں پہ بھی جا کے میں نے فلڈ ریلیف کا کافی سارا سامان جو ہے خود اپنے ہاتھوں سے ڈسٹریبیوٹ کیا. وہاں کا تو بڑا برا حال تھا ببی کا, وہ تو بالکل بہت زیادہ پورا وہ بالکل پانی میں ہی ڈوب چکا تھا وہ. جی, اور وہ کچھ ایکسیس کے اندر بھی نہیں تھا, بہت سارے لوگ وہاں پہ نہیں ایکسیس کیے. جس طرح تمبو سائٹ کے اوپر بہت سارے جگہیں این جی اوز وغیرہ جو ہے نا وہ لسبیلا میں ہیں اور بہت سی اور جگہوں پہ ہیں, جھل مکسی کے اندر بھی, مشکئی, مشکیل, بہت ساری ایسی جگہیں, ایون موسا خیل, گندھاوا. کام تو اس وقت بہت ساری این جی اوز کر رہی ہیں, کام گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, کام آرمی بھی کر رہی ہے, کام وہاں کے جو سردار ہیں قبیلے کے, ان کے جو مین نوبلز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. یہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ اس وقت کوئی کام نہیں کر رہا, پر یہ ہے کہ یہ کام پوری قوم کو مل کے ہی کرنا ہے, کیونکہ اس وقت اتنی بڑی جو تباہی کا میگنیٹیوڈ ہے اس کو کلیکٹیولی ہی سنبھالا جا سکتا ہے. اس میں کوئی ایک انسان کو ہم کہیں جی کہ وہ ایک بندہ ہی خود کچھ کر لے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. سب کو مل جل کے ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا اور قطرہ قطرہ کر کے اس سارے سلسلے کو. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر قوم اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی مشکل آسان نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ رستے نکالتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی رستے نکالتا ہے. اسی نے یہ ایک آزمائش دی ہے, ایک ٹیسٹ ہے ہم سب کے لیے, جس میں ہمیں اپنے ایمان کو اور مضبوط رکھنا ہے کہ ہم نے کسی طرح اس چیز میں یہ نہیں کہنا کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا. اس میں ہمیں اس پہ ایمان لاتے ہوئے, اپنی اسٹرینتھ کو گیدر کرتے ہوئے, ہمیں ہر دن اپنے آپ کو یہ چیز ریمائنڈ کروانی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے ان لوگوں کے لیے. آپ گراؤنڈ پر ہیں, میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں ذرا, اور اس کے بعد علی رضا صاحب کی طرف میں آ جاؤں گا, کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں وہ بھی آپ کو دے رہے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی وہ آپ کو امداد دے رہی ہے, مقامی سطح پہ اوپر لوگ بھی مختلف امدادی سامان کو مختلف جگہوں پر لے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ جس تیزی کے ساتھ یہ جمع ہو رہی ہے اس تیزی کے ساتھ ان تک پہنچنے میں شاید کچھ سست روی کا سامنا بھی ہے. کیا ایسی کوئی بات ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, میری تو کوئی این جی او اس طرح سے نہیں ہے. میں نے تو ایک این جی او کے ساتھ جو ہے نا سمجھ لیں کہ کولیبریٹ کیا, بیکاز میں ایک انڈیویجول ہوں. تو میرا ایک انڈیویجول اکاؤنٹ تھا, لیکن میں نے ایک این جی او انوری خانم کے ساتھ جو ہے نا وہ کولیبریشن کیا, کیونکہ میرے اپنی فیملی کی کولیبریشن ہے یہ. اس میں مجھے انٹرنیشنل فنڈز تو میرے پاس آ نہیں سکتے تھے, تو میری نیس جو ہے وہ امریکہ میں بیسڈ ہے, اور میری بہن کی بیٹی ہے, سگی بہن کی بیٹی. تو اس نے مجھے شانزے اسلم نے کہا کہ آپ گو فنڈ می اکاؤنٹ کریں. تو آج ہم نے گو فنڈ می اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کو آپریشنل کر دیا ہے فار اوورسیز فنڈز کے لیے, اور اس کا ایڈریس ہے gofundme.com/وسیلہ راہ. اب جہاں تک بات آتی ہے فنڈز کی کہ فنڈز کہاں جا رہے ہیں, تو الحمدللہ میرے پاس تو فنڈز جو ہیں وہ ابھی میں نے اپیل کرنا شروع کی ہے گھروں کے لیے, کہ میں پکے گھر بنانا چاہتی ہوں, مڈ کے ہاؤسز سے نکلنا چاہتی ہوں. جو فنڈز آئے اس کی میں نے پوری ٹرانسپیرنسی اپنی ویورز کو, پبلک کو دکھائی کہ ہم لوگ ٹرکوں کے ٹرک بھر کے ماشاءاللہ سے ہماری تقریباً 4 بوگیز جو ہیں پنجاب ریلوے میں, سعد رفیق صاحب نے ہماری کافی ہیلپ کی, انہوں نے 4 بوگیز یہاں سے دی, اور اس میں ہم نے ٹنوں کے ٹن سامان جو ہیں وہ بلوچستان میں پہنچائے ہیں, جنگھارا میں, سیون شریف کے ایریا میں پہنچائے ہیں, اس کے علاوہ میں نے ساؤتھ پنجاب میں پہنچائے ہیں. جہاں تک بات آتی ہے کہ جو باقی لوگوں کے اربوں روپے کے فنڈز کہاں پہ جا رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ اکاؤنٹیبل ہیں, اور آئی ہوپ کہ جو اربوں روپے حکومت کے پاس بھی آ رہے ہیں, یا جو لوگ کہتے ہیں اربوں روپے این جی اوز کو بھی مل رہے ہیں, اللہ کرے کہ ایک وقت آئے کہ ہم وہ دیکھیں کہ وہ کہاں پہ لگے ہوئے ہیں. بالکل ابھی تک یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم نے سست روی کی بات کی, لیکن آئی ہوپ سو بہت سارے چیلنجز بھی ہیں, تو امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں وہ سب ہوگا. علی رضا صاحب, آپ اس وقت اگر مختلف جگہوں پہ بلوچستان کے اوپر ایکسس ہے, کوئی ہمارے جو سٹوری جن کی ہم نے بات بتائی کہ آپ کی کوئی ایکسس وہاں تک ہے, جی اس کو میں اپنے پلان کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو اب ہمارا جو پلان بی ہے, پلان بی کے کریں پہلے ہم نے لوگوں کو ریلیف دیا فوڈ کے طور پہ, وہ ہم نے دیکھا کہ وہاں وہ لوگوں کو مل رہا ہے, کیونکہ سردی آ رہی ہے, اب ہمیں لوگوں کو چھت دینی ہے. اب چھت پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو گھر دینے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے میں حدیقہ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ یہ ہر ایک کا انڈیویجول رول ہے. اگر آپ کہیں گے میں اکیلا کر لوں گا, نہیں, حدیقہ کے لیے نہیں, وی آل ہیو ٹو ڈو ٹوگیدرلی. اب ہم لوگوں نے
घर की टेंटेटिव लिया। अगर हम कच्चे घर बनाते हैं, हमने कहा हमने कच्चे घर की तरफ नहीं जाना, उसमें हमें जो टेंटेटिव कॉस्ट पड़ी 50,000 पड़ी। हमने कहा हमने पक्के घर बनवाने हैं, उन्होंने कहा 2.25 लाख रुपये आपको पड़ेगा। वी आर प्लानिंग हम इसका मिक्सचर बनाएं। उसमें हमने क्या किया, हमने कहा जो दीवार होगी यहाँ उसको हम बनाएंगे ब्रिक के साथ, उसकी जो छत होगी उसको प्लाई के साथ, उसके अंदर डिफरेंट टूल यूज़ करके उसको मिक्सअप करेंगे, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट हमें पड़ रही है 1.5 लाख से 2.25 लाख। ठीक है, उसमें ये होगा क्योंकि देखिए हम लोग भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, हम लोग इसमें जो प्लान कर रहे हैं हम वो ये कर रहे हैं कि हम एक कमरा बना के देंगे, ठीक है, स्टैंडर्डाइज, जिसके अंदर छत मिले। अभी लोगों को आसाइश नहीं चाहिए, उनको छत चाहिए, शेल्टर चाहिए, और एक उनको वॉशरूम देंगे और खुला सीन देंगे। ठीक है, उस पर हमारी डिफरेंट वेंडर्स के साथ कोटेशन बात चल रही है। जो हमें लास्ट में मुझे लॉक नज़र आ रहा है वो लग रहा है 1,75,000 में वो एक बनेगा। उसमें जो हमारा इनिशियल प्लान है वो हमारा प्लान है कि हम 100 फैमिलीज़ को एंटरटेन करेंगे। ठीक है, उसमें फेज़ 1 स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं आप? स्टार्ट हम करेंगे फादरपुर रुझान। और उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ, हदीका भी उधर बलोचिस्तान वाली साइड पे है, मैंने भी वहाँ कॉल किया, हमारा डेली टीम के साथ बात होती है। देहात में सर लोग आते हैं, सर्वे करते हैं, गवर्नमेंट की टीम्स आती हैं, बट अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, क्योंकि आई वांट टू नो अबाउट कि लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट लोग को घर बना के दे रही है तो किस तरह के बना के दे रही है, आया वो कच्चे बना के दे रही है, पक्के बना के दे रही है। तो देश अभी तक हमें स्पेसिफिकली रुझान फाजलपुर वो कच्चे के इलाके में कोई कंस्ट्रक्शन का नहीं मिला। ठीक, यानी ये आप यहाँ से इसका आगाज करेंगे? जी, हम यहाँ से आगाज करेंगे टुवर्ड्स सिंध एंड बलूचिस्तान। चलिए, बहुत शुक्रिया। जी अदिका, मुझे तंबू के इलाके में, चूंकि ये भाई भी जो बैठे हुए हैं इनको भी मैं बताना पसंद करूंगी कि तंबू का इलाका जो है ना वो काफी डिफिकल्ट इलाका है, और वो काफी डेरा मुराद जमाली से भी, यानी सड़कें टूटी हुई तकरीबन 2.5-3 घंटे के रास्ते पे तंबू का इलाका आता है। और वहाँ पे मैंने जो है वो घर बनाने का इरादा किया है। 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, लेकिन उसमें वही आप वाली बात है कि उसमें हम लोग फ्लैश फ्लड रेजिस्टेंट घर बना रहे हैं। उसमें इंटरलॉकिंग ब्रिक्स हैं, और हमारी छतें जो हैं वो गार्डर उसमें डलेंगे, और पक्की है, और उसके साथ बाहर अहाता भी दिया जिसमें मवेशी और वो लोग अपने बिल्कुल। अधिका, आई हैव टू थैंक यू, बिकॉज मैंने एक ब्रेक लेनी और आपका शुक्रिया भी अदा करना है कि आपने अपना वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में आप आई। आपका बहुत शुक्रिया। अली रज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आके हम जिस तरह से अपने तीसरे सेगमेंट के अंदर या तो किसी की जो हमारे मुतासरा लोग हैं उनकी जो मदद हो रही होती है वो हम दिखाते हैं, या फिर उसके साथ उनकी जो अब तक उनकी जो ज़रूरत पूरी नहीं हो सकी है उसके ऊपर बात करते हैं। तो इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर हम बात करें दादू, या अगर अंदरून सिंध में दादू, और जिसकी तहसील जूही, वहाँ के गांव के अंदर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो मुतासर हुई है। लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर जान की बाजी हार रहे हैं। ख़वातीन की जो मुश्किलात हैं वो कम होने में नहीं आ रही हैं। बहुत सारी ख़वातीन बच्चों को पैदाइश के दौरान ही अपनी जान की बाजी हार गई, और ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि वहाँ पे मुनासिब देखभाल नहीं है, वहाँ पे तिब्बी सहूलियात नहीं है, कोई ऐसी सहूलत नहीं है ख़ास तौर पे उन हामला ख़वातीन के लिए जहाँ पे बच्चों की पैदाइश के लिए एक साफ़ सुथरा माहौल जो कि बहुत ज़रूरी होता है उसकी अदम दस्तयाबी है। वबाई अमराज जिस तरीके से गैस्ट्रो है, मलेरिया है, ये सब यहाँ पे फूट रहे हैं। इस पर बात करेंगे अरबाब उस्मानी जो कि नुमाइंदा न्यूज़ दादू हैं, उनसे बात करते हैं। अरबाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, ये तहसील जोई है जहाँ पे काशो के इलाकों है और दीगर इलाकों में जो है ख़वातीन जहाँ तक हो रहे और छोटे बच्चे भी जाकर हो रहे। आज भी एक ख़वातीन जो हैरो खान की थी वो डिलीवरी के दौरान जहाँ हुई, और गैस्ट्रो, मलेरिया, डायरिया और ग़िज़ाई किल्लत से अमवात का सिलसिला रुक न सका है। काशो में हर तरफ बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी है। गैस्ट्रो, पेट, चिल्स, आंखों और अमराज, मच्छर के भरमार, मलेरिया और डेंगू केसेस के तेज आशा हो गई। जिंदगी अजीज बन गई है। बच्चे और हमला औरतें एक शिकार है। इलाज की सहूलियत नहीं है। अरबाब साहब, यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं, सेहत की सहूलत और बाकी मुतासरीन को इमदाद या उनकी बहाली के लिए कोई काम होता भी नजर आ रहा है, या सारी चीजें बस ऐसी ही हैं? ये तो
थोड़ा जगह पे काम करते हैं, मगर जो रास्ते नहीं है, रास्ते जो है घरें नहीं चल सकती है, उसके मुश्किल, मगर लोग जो बेयर कर रहे हैं। अच्छा, हुकूमत की तरफ से अगर सहूलत है, NGOs भी यहाँ पे आ रही हैं काम करने के लिए, इमदाद पहुँचाने के लिए? हाँ, NGOs ने अभी काम शुरू कर दिया है, मगर अभी वो जो कारगर इतना नहीं है जो हम कहेंगे अभी NGOs ने जो काम शुरू कर दिया है। राशन का भी बहुत इशू आ रहा है, दवाई की किल्लत है, ये अभी तक पूरे नहीं हुए ऐसे काफी इलाके। तो ज़िला इंतजामिया का किरदार इसमें क्या है? जिला इंतजामिया का यही किरदार है कि दावाएं भी हम इधर भी राशन पहुँचा रहे हैं, दवाएं पहुँचा रहे हैं, वो चीजें सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका अरबाब रुस्तमानी, नुमाइंदा न्यूज़ दादू सिंध। आप हमसे बात कर रहे थे और वहाँ की जो मुश्किलात और परेशानियाँ उसके ऊपर आप बता रहे थे। बहुत सारी इलाके और बहुत सारी जगहें इसी तरीके की सूरत हाल से दो चार हैं। लोगों की मुश्किल, दुख, दर्द और तकलीफ़ कम होने में नहीं आ रही है। सैलाब चूँकि उतर गया, लेकिन सैलाब के बाद जो तबाही असल नज़र आती है, सैलाब का पानी उतर जाने के बाद लोगों की अमलाक, लोगों की जान माल, बीमारियाँ और इन सारी चीज़ों के लिए एक मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ज़िला इंतज़ामिया का किरदार बहुत अहम है इसके अंदर। यूनियन काउंसिल्स के ऊपर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और जो मुतल्लिक़ा हुकाम है उनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनका किरदार वो नज़र आना चाहिए। जो मजमूई तौर के ऊपर हम देखते हैं तो उस तरह से वो किरदार नज़र आ नहीं रहा। जो NGOs हैं उनकी भी कोशिश है कि वो उन इलाकों तक रसाई हासिल करें और लोगों तक तिब्बी सहूलियात के साथ साथ उनका जो ज़रिया माश है उसको एक तो बहाल करने की कोशिश करें। अगर वो ना भी हो तो उसके साथ उनके खाने पीने, उनके शेल्टर, उनकी जो रहने और खाने पीने का इंतज़ाम है उसको कर सकें और साथ साथ अद्वियात की जो फराहमी है वो बहुत ज़रूरी है। ये वो चीज़ें जिसको सामने रखते हुए इस तबाही, इस सैलाब के बाद जो जिस हद तक तबाही फैली है उसमें सबको मिलजुल कर काम करना होगा और तेज़ रफ्तारी के साथ करना होगा, क्योंकि जितनी ताख़ीर होगी उतना ज़्यादा नुकसान होगा, उतना ज़्यादा इसको बहाल करने में वक्त लगेगा और उतनी ज़्यादा सेहत की सहूलियात पर भी फ़र्क पड़ेगा। फरीद रईस को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।